अल्कतराज, जिसे दुनिया द रॉक के नाम से जानती थी, एक ऐसी जेल जिसे इस तरह से डिजाइन किया गया था कि यहाँ से कोई परिंदा भी पर न मार सके। कंक्रीट की मोटी दीवारें, हथियारों से लैस गार्ड्स और चारों तरफ खाड़ी का जमा देने वाला बर्फीला पानी। कहा जाता था कि जो एक बार अल्कतराज आ गया वो कभी जिंदा बाहर नहीं जा सकता। लेकिन 1962 में 4 लोगों ने इस नामुमकिन को मुमकिन करने की ठानी। एक ऐसी साजिश रची गई जिसने अमेरिकी इतिहास और FBI की नींद उड़ा दी। आज हम जानेंगे उन चेहरों के बारे में जिन्होंने अल्कतराज की दीवारों को भी चकमा दे दिया। इस प्लान की शुरुआत एक बहुत चालाक अपराधी ने की। उसका नाम था फ्रैंक मॉरिस। वो अनाथालय में पला बढ़ा था और वो कोई आम क्रिमिनल नहीं था। उसका IQ लेवल बहुत तेज था, जिससे वो बहुत तेज दिमाग वाला माना जाता था। मॉरिस ने ड्रग्स, चोरी और बैंक डकैती जैसे कई जुर्म किए थे। उसे कई जेलों में रखा गया, लेकिन वो इतना चालाक था कि हर बार भाग निकलता था। आखिरकार परेशान होकर सरकार ने उसे 1960 में अल्कतराज भेज दिया। उन्हें लगा कि यहाँ से वो कभी नहीं भाग पाएगा, लेकिन वे गलत थे। अल्कतराज पहुंचते ही मॉरिस ने अपनी अगली भागने की योजना बनानी शुरू कर दी, लेकिन इतनी बड़ी जेल से अकेले भागना नामुमकिन था। इसलिए मॉरिस को एक टीम चाहिए थी। आखिरकार जेल में उसकी मुलाकात 2 भाई जॉन एंगलिन और क्लैरेंस एंगलिन से हुई। ये दोनों भाई फ्लोरिडा के रहने वाले थे और बचपन से ही साथ मिलकर चोरी करते थे। दिलचस्प बात ये थी कि ये दोनों भाई बैंक लूटने के लिए असली बंदूकें नहीं, बल्कि खिलौने जैसी बंदूकें इस्तेमाल करते थे। इनकी एक और खासियत थी जो इस प्लान में सबसे ज्यादा काम आने वाली थी। ये दोनों बहुत अच्छे स्विमर्स थे। उन्होंने बचपन से ही ठंडे पानी में तैरना सीखा था। मॉरिस और ये दोनों भाई पहले भी अटलांटा की जेल में मिल चुके थे, इसलिए उनके बीच पहले से ही भरोसा था। इस टीम का चौथा और आखिरी सदस्य था एलन वेस्ट। वो एक कार चोर था और अल्कतराज के मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में काम करता था। एलन वेस्ट ही इस प्लान का सबसे अहम हिस्सा था, क्योंकि उसे जेल के रास्तों और वेंटिलेशन सिस्टम की अच्छी जानकारी थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब जेल से भागने की रात आई तो एलन वेस्ट पीछे रह गया। क्यों? ये हम आगे जानेंगे। साल 1961, अल्कतराज का B ब्लॉक। इन चारों की कोठरियां एक दूसरे के पास ही थीं। ये लोग दिन के समय कैंटीन में और म्यूजिक टाइम के दौरान मिलते थे और अपना प्लान बनाते थे। प्लान सीधा था, लेकिन बहुत ही खतरनाक था। प्लान ये था कि अपनी कोठरी की दीवार को तोड़ना, उसके बाद छत पर पहुंचना और वहां से समंदर पार करना। प्लान तैयार था, टीम भी तैयार थी। अब जरूरत थी औजारों की। लेकिन इतनी सख्त जेल में जहां हर चीज पर नजर रखी जाती थी, वहां पर औजार कहां से आते? इसलिए उन्होंने ऐसा जुगाड़ लगाया जो आज भी लोगों को हैरान कर देता है। अल्कतराज की दीवारें कोई आम ईंटों से नहीं, बल्कि लोहे और कंक्रीट से बनी थीं। यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता था, कोठरी के पीछे बने वेंटिलेशन शाफ्ट से गुजरना, जहां से हवा आती थी। लेकिन वो जाली इतनी छोटी थी कि उसमें से इंसान का सिर भी नहीं निकल सकता था। दीवार तोड़ने के लिए उन्हें हथौड़ा या छेनी चाहिए था, जो जेल में मिलना नामुमकिन था। इसलिए मॉरिस और उसकी टीम ने एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने कैंटीन की चम्मचें चुराना शुरू किया। रोज खाने के समय वे स्टील की चम्मचें चुराते थे और उन्हें घिसकर नुकीला बनाते थे और दीवारों को खोदते थे। लेकिन समस्या ये थी कि चम्मच से खुदाई बहुत धीमी हो रही थी, इसलिए उन्होंने एक और तरीका निकाला। उन्होंने वैक्यूम क्लीनर की पुरानी मोटर लेकर उसे छोटी ड्रिल मशीन जैसा बना लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि खुदाई की आवाज को गार्ड से कैसे छुपाएं? इसका जवाब था म्यूजिक टाइम। अल्कतराज में कैदियों को कुछ देर संगीत बजाने की छूट मिलती थी। जैसे ही बाहर म्यूजिक शुरू होता था, अंदर ये लोग तेजी से खुदाई करने लगते थे। जब गार्ड्स जांच करने आते थे तो ये लोग उस छेद को कार्डबोर्ड की नकली जाली से ढक देते थे, जिसे उन्होंने दीवार जैसा पेंट किया था। 6 महीने तक हर दिन हर रात ये खतरनाक काम चलता रहा। खुदाई तो चल रही थी, लेकिन भागने की रात के लिए एक और बड़ी समस्या थी। अगर गार्ड्स ने रात में कोठरी के अंदर देखा और बिस्तर खाली मिला तो तुरंत अलार्म बज जाता। इसलिए उन्हें कुछ ऐसा चाहिए था जो गार्ड्स को धोखा दे सके। यहाँ इन दोनों एंगलिन भाइयों का दिमाग काम आया। उन्होंने टॉयलेट पेपर, साबुन और सीमेंट के पाउडर से एक पेस्ट बनाया
और इंसान के सिर जैसा नकली सिर बना लिया। उसे असली दिखाने के लिए उन्होंने नाई की दुकान से चुराए गए असली बाल भी चिपका दिए। कैदियों ने इन नकली सिरों के नाम भी रखे थे, ऑस्कर और ऑयड। ये इतने असली लगते थे कि रात के अंधेरे में कोई भी धोखा खा जाता। दीवार टूट भी गई तो क्या, अल्काट्राज के चारों तरफ बर्फ जैसा ठंडा समुद्र था। पानी इतना ठंडा था कि कोई भी इंसान ज्यादा देर तक उसमें टिक नहीं सकता था, और लहरें इतनी तेज थीं कि अच्छे से अच्छे स्विमर्स भी हार मान जाते। पानी से बचने के लिए उन्होंने एक और चाल चली। उन्होंने जेल से 50 से ज्यादा रेनकोट चुराए। गार्ड्स की नजरों से बचकर जेल की छत के नीचे एक छुपी जगह पर उन्होंने इन रेनकोट को जोड़कर एक 14 फुट लंबी हवा वाली नाव और लाइफ जैकेट बना ली। इस नाव में हवा भरने के लिए उन्होंने उसी एकॉर्डियन यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को पंप बना लिया था, जो संगीत बजाने के लिए इस्तेमाल होता था। ये कमाल की इंजीनियरिंग थी, वो भी दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल के अंदर बैठकर। महीनों की मेहनत, सैकड़ों चम्मचें, नकली सिर और 50 रेनकोट, सब कुछ तैयार था। छेद भी इतना बड़ा हो चुका था कि कोई आसानी से बाहर निकल सके। अब बस सही रात का इंतजार था। तारीख 11 जून 1962, रात के 9:30 बजे। लाइट्स ऑफ का सिग्नल मिल चुका था। फ्रैंक मॉरिस और एंगलिन भाइयों ने अपनी योजना को बहुत सोच समझकर एकदम सटीक तरीके से अंजाम देना शुरू किया। गार्ड्स को धोखा देने के लिए उन्होंने नकली सिरों को तकिए पर रख दिया। अंधेरे में गार्ड्स को लगा कि कैदी सो रहे हैं। फिर उन्होंने अपनी कोठरी के पीछे लगी नकली जाली हटाई और दीवार के पीछे बने अंधेरे रास्ते में घुस गए। ये उनके प्लान का पहला बड़ा कदम था, लेकिन हर प्लान में कोई न कोई दिक्कत आ ही जाती है। इस टीम का चौथा साथी एलन वेस्ट पीछे रह गया, क्योंकि उसने अपनी दीवार के छेद को गार्ड से छिपाने के लिए सीमेंट से ढक दिया था, जो अब मजबूत हो चुका था। जब तक वेस्ट ने उसे तोड़ा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मॉरिस और एंगलिन भाई आगे बढ़ चुके थे। अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था। तीनों कैदी पाइपों के सहारे करीब 30 फीट ऊपर चढ़े और वेंटिलेशन शाफ्ट को खोलकर जेल की छत पर पहुंच गए। लेकिन अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, हथियारों से लैस गार्ड्स और हर तरफ घूमती हुई सर्च लाइट से बचना। ये लोग चुपचाप आगे बढ़ते हुए वे लाइटों से बचते रहे और एक पाइप के सहारे करीब 50 फीट नीचे उतर गए। उन्होंने अल्काट्राज की बाहरी सुरक्षा भी पार कर ली थी। रात के करीब 10 बजे वे पानी के किनारे पहुंचे। उन्होंने रेनकोट से बनी अपनी नाव में हवा भरी और ठंडे पानी में उतर गए। उस रात घना कोहरा था और जैसे ही वे आगे बढ़े, उसी कोहरे में गायब हो गए। इसके बाद उन्हें फिर कभी किसी ने नहीं देखा। 12 जून 1962 की सुबह जैसे ही अलार्म बजा, अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा खोज अभियान शुरू हो गया। FBI, कोस्ट गार्ड और मिलिट्री ने मिलकर खाड़ी का हर कोना खंगाला, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी तीनों कैदियों का कोई पता नहीं चला। कुछ दिनों बाद एंजल आइलैंड के पास पुलिस को उनकी रेनकोट वाली नाव के कुछ फटे टुकड़े, एक चप्पू और एक प्लास्टिक बैग मिला, जिसमें एंगलिन भाइयों की कुछ तस्वीरें थीं। FBI ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, खाड़ी का पानी इतना ठंडा और लहरें इतनी तेज थीं कि उनका जिंदा बचना नामुमकिन है। वे डूब चुके हैं। केस बंद कर दिया गया। लेकिन क्या सच में ऐसा था? साल 1975 यानी भागने के 13 साल बाद एंगलिन परिवार के एक पुराने दोस्त फ्रेड ब्रिजी ने पुलिस को एक तस्वीर दी। उसने कहा कि ये तस्वीर उसने ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में खींची थी और इस तस्वीर में दिख रहे दो आदमी कोई और नहीं बल्कि जॉन और क्लैरेंस एंगलिन ही थे। जब आधुनिक फेशियल रिकॉग्निशन एक्सपर्ट्स ने इस तस्वीर की जांच की तो वे भी हैरान रह गए। हड्डियों का ढांचा, चश्मे के पीछे की आंखें, सब कुछ मैच कर रहा था। एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये तस्वीर 99% उन्हीं दोनों भाइयों की है, यानी FBI का दावा गलत था। वे अभी भी जिंदा थे। लेकिन सबसे बड़ा चौंकाने वाला खुलासा साल 2013 में हुआ। सैन फ्रांसिस्को पुलिस के पास एक अनजान खत आया। खत की पहली लाइन पढ़ते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। खत में लिखा था, मेरा नाम जॉन एंगलिन है, मैं 83 साल का हूँ और मुझे कैंसर है। हाँ, हम तीनों उस रात बच निकले थे, मुश्किल से, लेकिन बच गए थे। फ्रैंक मॉरिस की 2005 में मौत हो गई और मेरे भाई क्लैरेंस की 2011 में। अगर आप टीवी पर वादा करें कि मुझे सिर्फ 1 साल की सजा मिलेगी और मेरा इलाज करवाया जाएगा, तो मैं आपको बता दूंगा कि मैं कहाँ हूँ। FBI ने उस खत के फिंगरप्रिंट और DNA की जांच की, लेकिन नतीजे साफ नहीं आए। आज अल्काट्राज सिर्फ एक म्यूजियम है जहां लाखों लोग घूमने आते हैं,
लेकिन यूएस मार्शल का केस अभी भी खुला है। उनका वारंट तब तक रद्द नहीं होगा जब तक तीनों की उम्र 100 साल नहीं हो जाती या उनकी लाशें नहीं मिल जाती। दोस्तों, ये टैक्टिकल एस्केप इतिहास में दर्ज हो चुका है। आपका क्या मानना है? क्या फ्रैंक मॉरिस की तेज दिमागी चाल और एंग्लिन भाइयों की स्विमर्स उन्हें जिंदा बचा गईं, या वे उस बर्फीले समंदर में खो गए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।